हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक आनंद और मैं आपको बहुत पहले से इस चैनल के ऊपर में आपने कुछ कोर्सेज देखा होगा, मैंने कुछ कोर्सेज पढ़ाई हैं। ठीक है। मैं अभी अगर बताऊं तो मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं जहां पे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आप मेरे 7th बैच हो गए। ठीक है। मैं क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई वाले बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। और रही बात कि हम ये कोर्स हम कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, ये मेरा पहला लेक्चर होगा। मैं आपको पहले बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 2-3 मिनट में आप चीज़ें कोर्स के बारे में देख लोगे कि आपको हमारे चैनल पे पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। ओके। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर में फ्री में क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। साथ साथ कुछ दिनों बाद आपको इस चैनल के ऊपर में मैथ्स की क्लासेस भी मिलेंगी और बायोलॉजी की क्लासेस भी मिलेंगी और फिजिक्स की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ द क्लासेस लाइव रखने की। ठीक है। आज ही मैं पहला रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता नहीं है किस टाइम पे आना है, कैसे आना है। जब भी आप ये लेक्चर को देख रहे हो, बस आप ये कर लो कि आपके जो लेक्चर्स होंगे ना बहुत रेगुलर होंगे। और क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको ऑफिस से आने के बाद में मैं 9 बजे से क्लासेस लगा सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, दैट इज़ द फ्लेक्सिबल टाइम। और मतलब फ्लेक्सिबल टाइम इन द सेंस कि आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर आप कभी देख सकते हो। मैं आपको रोज़ रात में 9 बजे आपको लेक्चर लेने के लिए आऊँगा। ठीक है। और इसमें हमारा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगा। टाइम्स सर कितना लेक्चर लंबा जाएगा। हम एक एक टॉपिक को लेकर आएंगे और अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे और उस चैप्टर को एंड करेंगे, वहाँ पे वो उस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है। तो क्लास टाइमिंग को लेकर तो आप पहले क्लियर रहो कि 9 बजे से क्लासेस होंगी रोज रात में। ठीक है। और हम इस क्लासेस को कभी कभी सुबह भी कर सकते हैं, तो वो आपको जैसे जैसे आप लेक्चर रिकॉर्ड जो रेगुलर लेक्चर्स आप अटेंड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कब से लेक्चर्स मॉर्निंग में होने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, डेज कौन कौन से होंगी, तो मैं आपकी क्लासेस जो रखूंगा वो रखूंगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं फ्रॉम 9 PM। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। रही बात सर हम जो लेक्चर्स पढ़ेंगे, जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, उनके नोट्स कहाँ पे आएंगे, तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन के नाम से ही ये बना हुआ है। पहला चीज़ कि आप ना इस चैनल के नेम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो चैनल है गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन के नाम से ही ओपन हुआ था, लेकिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा डोमेन्स यानी नीट और जेई के लिए भी ओपन कर दिया है। इस चैनल का नाम कुछ दिनों बाद गो फॉर एजुकेशन हो जाएगा, जिसके अंडर में गो फॉर नीट एजुकेशन, गो फॉर जेई एजुकेशन और गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। ठीक है। मैं आज का लेक्चर आपके साथ में बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि होगा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11th। ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा जो वेबसाइट है, यहाँ से आप लेक्चर्स नहीं, क्लास लेक्चर नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब हमारे वेबसाइट से भी आप जाके एक बार देख पाओगे। और हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है विद द नेम, आप ध्यान से देख लो, गो फॉर एजुकेशन। ठीक है। तो आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास 11th के टॉपिक को पढ़ाने से पहले यानी इस चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे टोटल, हमें अगर क्लास 11th में पढ़ना है तो कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लास यानी बोर्ड्स बेस्ड, और हमें नीट बेस्ड कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है। ओके। अगर हम बात करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो टोटल अपने पास में 14 चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर में फॉर ओनली इन क्लास 11th। ठीक है। क्लास 11th में 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें से चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के होंगे, कुछ फिजिकल के होंगे और कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होंगे। ठीक है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे क्या इनऑर्गेनिक है, क्या फिजिकल है, क्या ऑर्गेनिक है। ठीक है। और क्लास 12th में अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12th के अंदर में टोटल है 16 चैप्टर्स एनसीईआरटी बेस्ड। अभी ये रिड्यूस हो गए, लेकिन कहने का मतलब है कि हम नीट के लिए जब भी बात करेंगे, क्योंकि मैं 11th 12th के साथ नीट और जेई के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने जो ये नंबर्स ऑफ चैप्टर्स डिक्रीज करे हैं, एनसीईआरटी में हटा दिए हैं, तो अभी तक नीट और जेई के लिए कोई ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि हम उसमें वो चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं। हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि आपके एग्जामिनेशंस नीट और जेई के अंदर में ये चैप्टर्स आएंगे ही आएंगे, तो हम कुछ भी रिड्यूस करके नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड्स के लिए आप अपने चैप्टर्स को अपने प्रायोरिटी वाइज पढ़ सकते हैं। मैं हर चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो कि आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे हम। ठीक है। तो आपके जो टोटल चैप्टर्स बनते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th मिला के, दैट इज टोटल चैप्टर्स होंगे 30। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल रेगुलर हम क्लासेस लेते हैं तो हमें 8 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है। तो आप बहुत लंबा नहीं सोचो, बोलने का है कि अगर आप रेगुलर अगर हमारे साथ में जुड़े रहोगे तो आप 8 से 9 मंथ ले लो कि 9 मंथ के अंदर में हम इस कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर जाएंगे।
ठीक है, आई होप आपको ये जो एकदम बेसिक सा बात है समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब हम क्लास 11th के बारे में बात करते हैं, क्लास के लिए आज तो मैं क्लास 11th के चैप्टर को ही लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, मैटर, जो कि बहुत बेसिक है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, फिर कुछ हम यूनिट कन्वर्जन्स देखेंगे जो हमारे केमिस्ट्री में काम आता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लास 11th के, तो क्लास 11th में मैंने बोला कि आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे इनऑर्गेनिक के, कुछ चैप्टर्स मिलेंगे ऑर्गेनिक के, और कुछ चैप्टर्स मिलेंगे फिजिकल के। इनऑर्गेनिक पोर्शन किसको कहते हैं? जहां पे भी आपको केमिस्ट्री के जिस भी चैप्टर में पीरियोडिक टेबल मिल जाता है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स हो जाते हैं इनऑर्गेनिक के, जहां पे आपको एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। जो भी चैप्टर्स आपको रिलेटेड होंगे हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन्स मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने क्लास 10 तक भी पढ़ा होगा, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, यानी कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो उनमें जो भी अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट। और जहाँ पे भी केमिस्ट्री का जो सेक्शन जिनमें अपने को मिलने वाला है न्यूमेरिकल, ठीक है, वो चैप्टर कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जो हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम सिर्फ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर में, उनके अंदर में काम आने वाला है। और आप देखोगे मोस्टली ये जो चैप्टर्स होंगे वो न्यूमेरिकल, मतलब इस चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल रिलेटेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली किस पार्ट को डील करने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री को डील करने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 10 तक ना क्या किया है, आपने एक साइंस की बुक पढ़ी है जिसमें होता था फिजिक्स, होता था केमिस्ट्री, और फिर होता था बायोलॉजी। लेकिन यहाँ पे आपको क्लास 11th से आपको केमिस्ट्री के अंदर में आपको पढ़ने हैं 2 बुक्स। ठीक है, क्लास 11th में। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ही पढ़ने हैं 2 बुक, बायोलॉजी के अंदर एक ही बुक पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही मैथ्स के अंदर में भी आपके एक बुक है। तो ये भूलने का क्या है कि आपके साइंस को बांट दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इनके बुक्स अलग अलग हैं। तो ये मैं आपको फर्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ कि फर्स्ट बुक के अंदर में सबसे पहला जो चैप्टर है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन से डील करेगा। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प होने वाला है उनको हम यहाँ पे जानेंगे। कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते होंगे, जैसे आपको यूनिट कन्वर्जन हो सकता है, तो आपने मोल के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, वो सारे टॉपिक्स आपको आते होंगे। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को कंसिडर करना है और मैं आपको एकदम जीरो लेवल से चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइज, आई होप आपको जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है हमारे कोर्स को लेके, चैप्टर को लेके, थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर में हमारा सबसे जो एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट जाएगा, जो कि आज मैं आपका इंट्रोडक्शन खत्म कर दूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में वही यूनिट कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज पढ़ेंगे। फिर लॉज, जैसे हमारा लॉज ऑफ मैं लिख ही देता हूँ, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास में देखो, हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ लिया, हम मैटर वगैरह पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लॉज। जब लॉज हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास में कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे साइंटिफिक नोटेशन, ये भी इंट्रोडक्शन के अंदर में ही आपको कवर करा दूंगा। इसके बाद में हमारे पास में एक जो टॉपिक आएगा, दैट इज मोल, और ये इसको हम लोग कहते हैं ना मोल कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, वो आपको लगभग हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको काम आता है। इवन कई बार ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स में काम आता है मोल कॉन्सेप्ट। आपको बेसिक मोल पता होगा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और इसका बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग इसके अंदर में सीखेंगे। ठीक है, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्री के कुछ क्या कह सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस वगैरह, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो उनको सीखने वाले हैं। सो देखो, हम लोग यही है ना कि ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको कंप्लीट करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर, नंबर ऑफ क्लासेस आप कितने लगाने वाले हो? हम इसमें लगाएंगे टोटल, फर्स्ट चैप्टर है, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स लगते नहीं है, ड्रॉपर में कम लगते हैं, लेकिन क्लास 11th आपको सिखाना है और पहला चैप्टर है, तो हम इसमें थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा ले रहे हैं। दैट इज़ टोटल 7 क्लासेस के अंदर में हम इस चैप्टर को बहुत प्रॉपरली कंप्लीट कर जाएंगे। सो गाइस, आई होप आप मेरे इंटेंशंस को समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को लेकर चलने वाले हैं, किस तरीके से ये कोर्स जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज़ मैटर। ठीक है, चलो, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मैटर किसको बोलते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा है। मैटर मीन्स क्या? ऐसा कोई भी सब्सटेंस
ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास में दो प्रॉपर्टीज हो, उसके पास में अपना खुद का होना चाहिए मास, और दूसरा वो कुछ ना कुछ क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस, यानी उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। तो कोई भी सब्सटेंस को मैटर कह सकते हैं अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें हों, यानी उसके पास में अपना मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। अगर मास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा तो भी मैटर नहीं हो सकता, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, मास नहीं है तो भी मैटर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ को हमने मैटर डिफाइन कर दिया है तो उसको हम किसी न किसी अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अपने पास में 5 सेंस ऑर्गन है, हमें पता है। तो जो भी चीज़ मैटर, मान लो कि हम लोगों ने किसी चीज़ को मैटर डिफाइन कर दिया, तो उसको हम किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से डिफाइन मतलब सेंस कर पाएंगे। तो मैटर का डेफिनेशन क्या बना, एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास and occupies some space, and also it can be sensed by any of our sense organ is called matter। ठीक है। अब मैटर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके सामने अभी आप जो पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको सबसे पहले बुक्स दिख रहे होंगे, तो बुक मैटर है क्योंकि बुक का वजन भी है, यानी मास तो है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आप जिस पे बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, टेबल, चेयर, ठीक है, पेन आपने जो ले रखा है, आपके सराउंडिंग में और क्या है, वाटर है, दैट इज लिक्विड स्टेट, इट इज ऑल्सो मैटर। ठीक है। उसके बाद में आपके सामने आपके सराउंडिंग क्या, इन्वायरमेंट, दैट इज एयर, हम बोल सकते हैं, तो एयर इज ऑल्सो मैटर। ठीक है। अब बच्चा कंफ्यूज करता है, सर एयर के पास मास है क्या? यस, एयर किससे बना हुआ है, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी डस्ट से कह सकते हैं, डस्ट का हल्का ही मास होगा। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं इसमें, O2 है, N2 है, ठीक है, CO2 है, क्या इनके पास में अपना मास नहीं होता है? क्या होता है, 32 ग्राम्स, या चलो 32 AMU कह दिया, ये 28 AMU हो गया, 44 AMU हो गया। तो ये क्या है, इनके खुद के मासेस हैं। तो जब खुद का मास, मतलब सोचो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास में मास है, तो ऑब्वियस एयर के पास भी मास होगा। और हम जब बलून में किसी एयर को ब्लो करते हैं तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी एयर के पास में मास भी है और स्पेस भी है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ए मैटर। कि आप कोई भी चीज़ देखो यहाँ पे, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसका खुद का वजन भी है। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी मैटर होगा उसको हम सेंस कर सकते हैं सेंस ऑर्गन से। आप ये नहीं समझना कि कोई भी चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं वो सेंस ऑर्गन है, सॉरी वो मैटर है, ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि हम किसी मैटर को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि जिसको हम सेंस करते हैं वो मैटर होगा, ये बात आप क्लियर रखना। ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अच्छा लव, एंगर, क्या ये हम इनको मैटर बोलेंगे? नहीं, दीज आर इमोशंस। ये क्या है, इमोशंस हैं। और इमोशंस जो हैं वो कभी मैटर नहीं हो सकता, बिकॉज इमोशंस डजेंट हैव मास, इमोशंस डजेंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। ठीक है, सिर्फ ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो ज़्यादा कम, ये मास और स्पेस के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। दैट इज, हम कह सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स हैं ज़्यादा कम वाली। ठीक है। तो मैटर मीन्स सिंपल, एनी थिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर, एंड इट कैन बी सेंस बाई आवर एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन। आई होप ये जो मैटर वाला टर्म है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैटर को हम क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो देखो, किसी भी चीज़ को हम जब क्लासीफाई करते हैं ना, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ बेसिस होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो, मुझे उस क्लास को क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो मेरे पास में बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। जैसे मैं पहला जेंडर बेसिस बना सकता हूँ, जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, यानी मेल्स अलग फीमेल्स अलग। दूसरा क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, मैं कह सकता हूँ हाइट, चलो 5.5 फीट से जो बड़े बच्चे हैं वो अलग हो जाएं, और इससे जो नीचे वाले बच्चे हैं वो अलग हो जाएं, ये भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। कलर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आप इंटेंशन समझो। कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, जो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं वो थोड़े अलग हो जाए, लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले अलग हो जाए। हमने हाइट कर लिया। इवन और हम क्या कर सकते हैं, बच्चे और चश्मे, बहुत बच्चे चश्मा लगाते हैं, बहुत बच्चे नहीं लगाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्स के बेसिस पे। तो हमने कोई भी चीज़ को क्लासीफाई किया, क्लास को क्लासीफाई किया, तो किसी न किसी बेसिस पे किया ना। तो उसी तरीके से मैटर को भी क्लासीफाई करने का कुछ ना कुछ बेसिस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, जो भी मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं ये हमारा बेसिस बन रहा है, कह सकते हैं कि फिजिकल, या फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्या, सिंपल सा बात है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासीफाई करना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मैटर है फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर में मिलता है। दो और भी हैं,
जिनको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा होगा यानी 5th नंबर पढ़ा होगा प्लाज्मा। तो वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर मैटर के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा सॉलिड, वो हो जाएगा लिक्विड और वो हो जाएगा गैस। यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में मैटर 3 तरीके का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। उसी तरीके से मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन में भी बांटा गया है। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो मैटर जो होता है 2 तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप ना चाहो तो कुछ चीज़ों को आप ये नोट्स में लिख सकते हो। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप इसको नोट करते जाओ नोट्स के अंदर में, ठीक है। बाकी आपको जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है ना, आपको मैं अपने ऐप के अंदर में आपको दे दूंगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको कंप्लीटली वहाँ से भी लिख पाओगे, ठीक है। तो नोट्स का ज़्यादा चिंता नहीं करना, आप अपने नोट्स बनाओ यहाँ से देख के। लेकिन एज इन कहीं छूट जाता है, कहीं आपको मैच करना है, तो आप हमारे ऐप में जाके इसको आप अपने पर्टिकुलर क्लास के अंदर में जाके इसको देख पाओगे, ठीक है। चलो केमिकल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। तो मैटर होता है 2 तरीके का, एक को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर्स, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर फिर बांटा गया है 2 पार्ट। ये 2 पार्ट कौन कौन सा है? हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर्स के बारे में बात करें, मिक्सचर्स अगेन 2 टाइप के हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं हम हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग बात करें तो मैटर को इसी तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं बनता है। केमिकल क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ना है, जो कि आपको एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में ही मिल जाएगा, ये सारा आपको वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर में, यानी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सर प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ? कोई भी उसमें इम्प्यूरिटी नहीं मिला हुआ है, कोई दूसरे तरीके का पार्टिकल नहीं है। तो हम सीधा बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस किसको? ऑल दो सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा सब्सटेंस जो कि एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, दैट आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में एग्जांपल्स मैंने बोला था एलिमेंट्स, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन किस में किया गया? एलिमेंट्स में। और दूसरा मैंने बोला था कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज, जैसे अब देखो एलिमेंट्स के पहले एग्जांपल अब बताओ, जो भी पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, वो सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे आर ऑफ प्योर नेचर। बिकॉज अगर मैंने बोला कि आपके कमरे में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे 100% क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। मैंने बोला कि आपका जो कमरा है कंप्लीट कार्बन से भरा हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे 100% सिर्फ क्या होगा? सिर्फ कार्बन के पार्टिकल होंगे। तो अगर एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स के अंदर में होता क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। किसके अंदर में? एलिमेंट्स के अंदर में। और एलिमेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? आप बोल सकते हो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ये किसके एग्जांपल्स हो गए? एलिमेंट्स के, जिनमें सेम टाइप, मतलब एलिमेंट्स किससे मिलके बना होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। इनके एग्जांपल्स आप देख लो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जो भी एग्जांपल देना है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, नॉन मेटलॉइड्स हो गए। नॉन मेटल में आप एग्जांपल दे लो, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह हो गया। मेटल्स में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हो गए? मेटल्स हो गए। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि प्योर सब्सटेंसेस हैं। दूसरा जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, दैट आर कंपाउंड्स। आपने सुना होगा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के एग्जांपल पहले आप देख लो, जैसे CO2 एक कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है, ठीक है। उस तरीके से H2O भी एक कंपाउंड है। तो बच्चा ना सबसे पहले यहाँ क्या कंफ्यूज करता है, सर आपने तो बोला था कि ये सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनना चाहिए। इसमें तो देखो ना सर, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, या नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिक्सचर नहीं हो गया क्या? नहीं, देखो मिक्सचर में क्या होता है ना कि एनी प्रोपोर्शन में कुछ भी मिक्स कर दो, कोई भी प्रोपोर्शन में, दैट फॉर्म्स अ मिक्सचर, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स में क्या है? यहाँ पे जो एलिमेंट्स हुए हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है, कंबाइन हुए हैं। और किसमें? इन फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए हैं। तो ऐसा जगह पे जहां पे एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे उनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स जो होंगे वो हमेशा मतलब स्प्लिटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे कमरे में CO2 भरा हुआ है, ठीक
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, इट मीन्स मेरे पूरे कमरे में छोटे छोटे CO2 मॉलिक्यूल होंगे, वहाँ पे कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ये CO2 छोटा छोटा क्या है, पार्टिकल तो है, मतलब पूरा कमरा मेरा एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो कौन सा है, CO2। तो मैंने वही तो बात बोला था कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे वो पार्टिकल एटम्स होते हैं, और यहाँ पे अगर हम कंपाउंड में बात करेंगे तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस केस में, इन केस ऑफ कंपाउंड्स। तो आई होप आपको प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बाद क्या था, इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स आर ऑल्सो मैटर बट दे आर फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो, इनमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो मिक्सचर का सिंपल मतलब है कि आपने मान लो कि आपने सैंड ले लिया और इसके साथ में सॉइल मिला दिया, आपस में हमने ग्रेन्स को मिला दिया, जैसे राइस और वीट को मिला दिया, वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर्स होते हैं दो तरीके के, एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, इसमें अगर हम बात करें तो थ्रू आउट कॉम्पोजिशन इज सेम। मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास में एक शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन है, क्लियर। और मैंने बोला है कि दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बोलने का मतलब है कोई भी चीनी नीचे नहीं बैठा हुआ है, ये नीचे बैठेगा तो फिर ज़्यादा मिठास हो जाएगी नीचे साइड पे। तो ये दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, कोई भी पीपीटी नीचे नहीं है, प्रेसिपिटेट नहीं है, चीनी कुछ भी नीचे नहीं है। तो अब सोचो, ये जो आपने ग्लास में ये जो शरबत आपने बनाया, यानी शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया, तो अब इसमें आप चाहे शरबत ऊपर वाले पार्ट से लो या फिर नीचे वाले पार्ट से लो, ये दोनों का जो मिठास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चाहे आप बीच से भी ले लो, वहाँ पे मिठास क्या होगा, सेम होगा। तो आप थ्रू आउट कॉम्पोजिशन देख रहे हो इस मिक्सचर में, जो हमने मिक्सचर बनाया शुगर वाटर का, थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम हेट्रोजीनियस में बात करते हैं तो इसमें ना कॉम्पोजिशन जो होता है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। ठीक है, थ्रू आउट, जैसे आप यहाँ पे सॉयल और वाटर का कॉम्पोजिशन ले लो, हमने सॉयल और वाटर को मिलाया, तो सॉयल और वाटर जब आप मिलाओगे और उसको मान लो थोड़ी देर आपने छोड़ दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, जो मिट्टी होगा वो टाइम टू टाइम ग्रेविटी के अंडर आके क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठने लगेगा। यहाँ पे कम डर्टी वाटर मिलने वाला है ऊपर साइड में, धीरे 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 क्या होगा, नीचे मिट्टी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप कंसनट्रेशन देखो, सॉल्यूट यानी मिट्टी का कम, सॉरी ज़्यादा, और ऊपर साइड से कम है, बीच में कुछ और होगा। तो बोलने का मतलब है इसी मिक्सचर में अब देखो अलग अलग क्या प्रेजेंट है, कंसनट्रेशन प्रेजेंट है। अलग अलग रीजन में जब कंसनट्रेशन अलग अलग होता है उसको हम लोग कहते हैं फेज़। तो यहाँ पे देखो ये फेज़ अलग हो गया, ये फेज़ अलग हो गया, ये फेज़ अलग हो गया, यानी इसको हम कह सकते हैं मल्टी फेज़ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही फेज़ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज़। तो होमोजीनियस में एक ही फेज़ होता है, यानी कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम रहता है, और इसमें हेट्रोजीनियस के अंदर में मल्टी फेज़ होता है, यानी बहुत सारे फेजेस यानी बहुत सारा कंसंट्रेशन अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के साथ में मिल्क। तो ध्यान रखना है, मिल्क इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज मिल्क में दिखने में तो मिल्क क्या है, थ्रू आउट तो सेम ही लगता है, लेकिन मिल्क इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज मिल्क में क्या क्या मिला हुआ है आप सोच के देखो। प्रोटीन्स हैं, सॉरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, विटामिन्स होंगे, फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या ज़रूरी है कि मिल्क का जो अपर वाला पार्ट है इसमें जितने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही नीचे वाले पार्ट में भी हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रोटीन अलग अलग भी हो सकता है, विटामिन्स भी ऊपर नीचे अलग अलग हो सकते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो यानी मिल्क में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड सॉल्यूट है उनका कंसंट्रेशन अलग अलग है ना लेवल पे, इसीलिए जो मिल्क है वो एक क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आई होप आपको ये जो बात मैंने समझाया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक पोर्शन कंप्लीट किया है, दैट इज़ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो गाइस देखो, मैं तो आपको यही बोलूँगा, मैं लेक्चर
अभी शायद आपको मे बी फास्ट लग रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देते रहना, ताकि मैं चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाऊँ। आप जिस लेवल पे समझना चाहते हो, जैसे समझना चाहते हो, मैं आपको पढ़ाऊँगा उस तरीके से, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करोगे और बहुत अच्छे से इस कोर्स को हम लेकर चलने वाले हैं। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया, मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। सो आज के लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज़ यूनिट कन्वर्जेंस के ऊपर में। यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले आपको बचपन से सिखाया जाता होगा ये चीज़, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए पहले से। अगर नहीं आता तो अब यहाँ सीख जाओ। देखो, अगर हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं इसमें, तो हम हर स्टेप पे प्रमोशन की तरह मल्टीप्लाई, मतलब आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और जब हम एक स्टेप यहाँ नीचे आते हैं तो हर स्टेप पे डिवाइडेड बाई 10 करना होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, आप जहाँ से चलोगे वहाँ से आपको उसको छोड़ना है, मतलब, ठीक है, उसको स्टेप में नहीं काउंट करना है। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे सर आप किस चीज़ का कन्वर्जन बता रहे हो, आप साथ साथ यहाँ पे मास का भी कन्वर्जन सीख रहे हो, ठीक है, लेंथ का भी कन्वर्जन सीख रहे हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ और मास सेम सेम चलेगा। जैसे मिली लेंथ, मिली लेंथ में बात करें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। लेंथ में बात कर लिया, मास में बात कर लो, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, तो ये लेंथ और मास दोनों पे लगेगा। तो देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 मिलीग्राम में कितना हेक्टोग्राम, हो सकता है क्वेश्चन, मतलब हमसे इस मिलीग्राम से पूछ रहा है कितना हेक्टोग्राम होगा। तो मैंने बोला अब जहाँ से चलना है, मतलब मिली से चलना है, उसको छोड़ देना। उसको हमने छोड़ दिया, अब काउंट करते हैं कितना स्टेप, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप नीचे आए, तो हर स्टेप पे डिवाइडेड बाई 100, तो सॉरी डिवाइडेड बाई 10, यानी डिवाइडेड बाई 10 करते जाएंगे। कितना हो गया ये, 10 की पावर 5, ठीक है। तो 1 बाई 10 की पावर 5, यानी ऊपर में गया तो कितना हो गया, -10 की पावर 5, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हम ऊपर से नीचे आए ना, मिली से हम किधर गए, हेक्टो की तरफ गए, तो हमने क्या किया, ईच स्टेप पे डिवाइडेड बाई 10 किया। अब मान लो कि जैसे ये होता कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ये तो आपको पता होगा 1000 होता है, चलो चेक कर लेते हैं। मतलब हमें किलो से यहाँ तक पहुँचना है, मीटर तक। मैंने बोला जहाँ से चलना है उसको छोड़ दो, तो किलो को आप छोड़ दो, 1 2 3, हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 फिर इंटू 10 कितना हो गया, 1000, यानी 10 की पावर 3 मीटर्स। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं फॉर लेंथ एंड मास कन्वर्जन। आई होप आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। 2-3 आपको बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी आप ओपन कर सकते हो, बाकी मैं आपको तो जैसे एनसीईआरटी भी है, मैं आपको ऐप में दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने सारे टिक लगा रखे हैं, ठीक है। तो देखो, हम बात करते हैं इसमें, तो आपको बुक में मिलेगा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 1 पिकोमीटर मिलेगा, तो 1 पिकोमीटर मीन्स 10 की पावर -12 मीटर। उसी तरीके से आपको मिलेगा 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर मीन्स क्या, 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैं, आप चीज़ों को देख लेना एनसीईआरटी में, दैट इज़ द नॉर्मल कन्वर्जन वाला बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको रेगुलर मिलता है। हाँ, एक और है, एमस्ट्रॉन्ग बता देता हूँ, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन फॉर लेंथ एंड मास। नेक्स्ट जो कन्वर्जन आता है दैट इज ऑफ टेम्परेचर। ये चलो मैं आपको पहले इसका सिखा देता हूँ, वॉल्यूम का, वॉल्यूम कन्वर्जन। तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम जनरली हम मार्केट में, मतलब जनरली अगर हम बोलें तो वॉल्यूम को हम लोग लीटर में लेते हैं, कई बार हम इसको मिलीलीटर में भी ले लेते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। बिकॉज वॉल्यूम का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर, 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 तो मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के लिए हम जो मार्केट में जाते हैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हमें 1 मीटर क्यूब दूध चाहिए, या फिर कोई चीज़ भी हमें 1 मीटर क्यूब चाहिए, हम तो उसको लीटर में मांगते हैं। तो मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन होता है, तो इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर मान लो कोई कंटेनर है जिसका लेंथ भी हो 1 मीटर, ब्रेथ भी हो 1 मीटर और हाइट भी हो 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये एक सिंपल क्यूब है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना है, 1 1 मीटर का है, ठीक है। देखो, मैंने बनाया एक क्यूब जिसका लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट भी कितना है, 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब, और इसमें जो सब्सटेंस अटेगा, यानी कोई लिक्विड अटेगा, वो अटेगा 1000
लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये बात ध्यान रखना है, जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ आप ध्यान रखना, जो कॉपी में लिख लेना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1 ml किसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट रटने के लिए तो आप रट लोगे, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट भी सीख लो। कैसे, मान लो भूल गए, तो जैसे अपने को करना है कि 1 ml या फिर 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो चलो क्या मैं 1 मीटर क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ। अब हम लोगों ने पीछे भी जिस स्लाइड पे पढ़ा था, देखो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, देखो तो कितना डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगा। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, एक स्टेप 10, तो मैं वही यूज़ करूँगा। देखो 1 मीटर की जगह पे 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, कितना हो गया ये, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, आगे में हमारा वो क्या चल रहा था, किसके इक्वल था ये, 10⁻³ लीटर्स था ना, इसी को तो मैंने लिखा है ना ये चीज़। तो आगे में कितना है, 10⁻³ लीटर। देख लो 10⁻³ चला गया, तो यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये भी ध्यान रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 ml। ठीक है, इसी को ना कई बार हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को सीसी कह देते हैं, तो 1 cc इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है। ठीक है, तो ये तीन तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, मीटर के लिए, सॉरी लीटर के लिए, मिलीलीटर के लिए और 1000 लीटर के लिए। सो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन फॉर वॉल्यूम, जो आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला वाइज, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ऐसे तो बहुत सारी डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी भी होती है, लेकिन हम मास डेंसिटी बात कर रहे हैं, सॉरी, जो हमें काम आने वाला है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मास बाय वॉल्यूम, ये हम करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना फिर, मास के लिए केजी, ठीक है, डिवाइडेड वॉल्यूम अगर करोगे तो मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब में कोई चीज़ दिया हुआ है, अगर हमें करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो मान लो लिखा हुआ है 1 केजी पर मीटर क्यूब, इसको हमें करना है हाउ मेनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ईजी है, देखो सिंपल क्या करोगे, 1 केजी है ना, इसको लिख दो आप ऊपर में, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ ग्राम लिख दिया ऊपर में, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब है ना, तो बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर। तुमने क्या किया, नीचे में 1 मीटर क्यूब को मैंने लिखा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और डायरेक्ट 1 मीटर के हर 1 मीटर के जगह क्या लिख दिया, 10⁻², यानी मैं इसको डायरेक्ट अब कर देता हूँ यहीं पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर यानी 10⁻², तो यानी कितना हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना बचा ऊपर में जाके 10⁻⁻3, तो सीधा यहाँ पे लिख दो, इट इज़ 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम डेंसिटी का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यही आपका मोस्टली पूछने वाला है ये कन्वर्जन। तो डेंसिटी में आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, डेंसिटी का एक ही कन्वर्जन हो सकता है, मैक्सिमम आपको कहीं पे काम आए तो काम आए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर प्रेशर कन्वर्जन, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज पास्कल। लेकिन अपने को केमिस्ट्री के अंदर में 5 यूनिट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये तो हो गया अपना एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है उसका, पास्कल। लेकिन और भी यूनिट्स क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम, फिर और यूनिट होता है बार, फिर और क्या होता है एमएम ऑफ एचजी, यानी ये बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा ना, मरकरी यूज़ किया गया था, उस तरीके से यूनिट होता है टॉर। तो आपको ना ये कन्वर्जन्स आने चाहिए, मैं आपको लिख देता हूँ, ये आप लिख लोगे। देखो क्या होता है कि मैं आपको 1 एटीएम के हिसाब से बता देता हूँ। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.01 बार, क्लियर, विच इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू तो ये है, लेकिन हम लोग को ये नहीं यूज़ करना है, हम डायरेक्ट इसको 10⁻5 पास्कल बोलेंगे। मतलब 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल, विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी। ठीक है, यानी एक एटीएम प्रेशर पे 760 मिलीमीटर मरकरी शिफ्ट कर जाता है, विच इज इक्वल टू 760 टॉर। तो ये कन्वर्जन है फॉर प्रेशर।
मतलब इतना ही है मैक्सिमम, आपको इतना ही काम आ जाएगा। तो एक एटीएम बराबर 1.01 बार विच इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल। फॉर कैलकुलेशंस मतलब हम लोग को ये यूज़ करना है, और एग्जैक्ट वैल्यू तो ये हो गया। टॉर में और एमएमएचजी में दोनों 760 ही होता है। आई होप आपको जो प्रेशर कन्वर्जन वाला बात है ये भी समझ में आएगा। अब जो भी आपको दे दे, जैसे मान लो कि 2 एटीएम देगा तो कितना हो जाएगा, 1 एटीएम 10⁵, तो 2 एटीएम 2 इंटू 10⁵, ये कन्वर्जन हो गया फॉर दी प्रेशर। उस तरीके 1 एटीएम 760 एमएमएचजी, तो 2 एटीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 760। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं फॉर प्रेशर। लास्ट जो कन्वर्जन आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ टेम्परेचर। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, टेम्परेचर कन्वर्जन। देखो आपको मज़ेदार बात बताता हूँ इसमें। इसका ऐसा यूनिट बनाया गया केल्विन को, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। जो हमारा थर्मोमीटर है वो बताता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से ऐसे। और हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं, बोलचाल में बोल देते हैं, वो बोलते हैं सेल्सियस को। तो देख रहे हो कुछ यूज किसी को करते हैं, बोलते किसी और को, ऐसा यूनिट किसी और को बनाया गया है। ये जो दोनों है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये दोनों कॉलेज गए हुए हैं, इसीलिए इनके पास में डिग्री होती है, ठीक है। जब भी आप वैल्यू लिखोगे तो इनके डिग्री लगाना पड़ता है। केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगता, ठीक है, ये बेचारा कॉलेज नहीं गया चलो, तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट, दिस इज़ द एसआई यूनिट, ठीक है। तो आपस में कन्वर्जन पूछा जा सकता है। तो कन्वर्जन में क्या क्या पूछ लेगा, जैसे आपको बेसिक तो 0 डिग्री भी पता होना चाहिए, ये सारी कि केल्विन में कितना होता है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपको कोई भी वैल्यू को, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, इट इज़ वेरी इजी। जो भी डिग्री सेल्सियस वैल्यू दिया गया है उसमें आप 273.15, देखो ये एक्चुअल वैल्यू तो यही होता है 273.15, लेकिन कोई बात नहीं, आप 15 इग्नोर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 273 ऐड कर दोगे। जस्ट सेकेंड, इसको मिटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट, सॉरी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड, तो कितना केल्विन, तो सीधा बोलोगे 273 केल्विन, ठीक है। उस तरीके से अगर मान लो आपको आ गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, उसके लिए कितना हो जाएगा, 100 + 273 कितना हो गया, 373 केल्विन। तो वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन एंड वाटर फ्रीज एट 273 केल्विन, ठीक है। उस तरीके से आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, मान लो सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अब देखो यहाँ डिग्री सेल्सियस आपको मान लो कि जैसे 0 डिग्री दिया हुआ है, तो 0 डिग्री में आप 0 रख दोगे तो पूरा टर्म 0। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट हो गया। इसका मतलब 0 डिग्री पे अगर हम बात करेंगे, जिस टेम्परेचर पे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना फ़ारेनहाइट हो गया, 32, यानी वाटर जो है कब फ्रीज करेगा, 32 फ़ारेनहाइट पे फ्रीज कर जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, जो कि हम लोगों ने केल्विन में देखा है, कितना हो जाएगा, 100 आप यहाँ पे रख दो, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, तो कितना हो गया, 5 से 20 बार में जाएगा, 20 में 180, 180 प्लस 32 कितना होता है, 212, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 212 फ़ारेनहाइट, यानी वाटर बॉयल कितने फ़ारेनहाइट पे करता है, 212 पे करता है, ठीक है। तो ये आपको केल्विन, सेल्सियस से केल्विन और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का तरीका है। अब बोलोगे सर फ़ारेनहाइट से केल्विन में, देखो नया फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन सिंपल सा बात है, अगर आता है तो नया फॉर्मूला से बेटर है कि आप यहाँ से क्या करो कि जो भी फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस डेटा यहाँ रख दो, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर देते हैं अलग अलग यूनिट्स के अंदर में। वैसे आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे बता दो कि केल्विन में कितना होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में, मतलब केल्विन, डिग्री केल्विन में कितना होगा और ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा। सो गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही धीरे धीरे और चीज़ों को आसानी से समझा के किया जा सके। तो आज बोलोगे सर आपने क्वेश्चंस नहीं कराए, क्योंकि ये ना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टॉपिक था ही नहीं, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कि हम लोग मैटर क्या होता है, कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल या फिर कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट दिस वाज यूनिट कन्वर्जन, जिस पे आप अभी एनसीईआरटी निकाल के जो मैटर उसका क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपके उसमें कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसको भी लगा सकते हो, और यूनिट कन्वर्जन आप बहुत ईजिली कर पाओगे। सो गाइज़, आपको अगर इस चैप्टर का या फिर इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये जो नोट्स होंगे आपको हर नेक्स्ट डे, मतलब आपको लेक्चर के नेक्स्ट डे ये मिल जाएगा। सो गाइज़, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
कल मिलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स को 9 बजे ही अटेम्प्ट करें या फिर देखने के लिए आएँ। बाद में भी देख सकते हो, लेकिन अभी कुछ दिन में भी लाइव लेक्चर्स ना हो, मैं आपको रिकॉर्डेड डालूं, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके सारे लेक्चर्स को कर दूंगा लाइव, जहाँ पे हम इंटरैक्ट करके कमेंट में बातें करके पढ़ाई करेंगे। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बाय।